ये सवाल हर किसी के जहन में है कि ताइवान के भीतर क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। चीन के मुकाबले बेहद छोटा सा देश, फिर भी बेखौफ, बिंदास। चीन से जबरदस्त तनातनी के बीच सब कुछ सामान्य है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग काम पर जा रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक हर दिन के जैसा ही है। छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े बाजार तक खुले हैं। थिएटर में भी भीड़ है, सब कुछ सामान्य लग रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच ही नहीं सकते कि बॉर्डर पर चीन पर हमले की रिहर्सल चल रही है। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ताइवान आए दिन चीन की धमकियों और उसके विमानों की घुसपैठ का मुकाबला कर रहा है। राजधानी ताइपे में रोजमर्रा का जीवन भली भांति चल रहा है, रोज की तरह चल रहा है। इस समय जैसे हम ताइपे के सबसे बड़े ताइपे फर्स्ट गर्ल्स हाई स्कूल के बिल्कुल सामने है और सुबह के समय यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में कोई रुकावट नहीं आई है, ना शिक्षा में ना कामकाज में। जब स्कूल की टीचर्स से हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ताइवान में लोगों को भरोसा है कि उनके जो सुरक्षा बल हैं, ताइवान की सेना, नौसेना और वायुसेना, वो सरहदों की सुरक्षा कर रही है। और क्योंकि वो सरहदों की सुरक्षा कर रही है तो खतरा ताइपे शहर में नहीं आएगा। इस समय जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ सड़कों पर, भारी संख्या में स्कूटर, कारें, बसें, लोग सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि ताइवान में बहुत तेजी से यूं कहे एक तरह से ओवर टाइम काम करने की इस समय कोशिश की जा रही है ताकि कोविड के बाद जो इंटरनेशनल डेडलाइंस नहीं लोग मेंटेन कर पाए थे, उनको ये लोग जल्दी से मेंटेन कर पाए। इंटरनेशनल डेडलाइन और टाइमलाइन, चाहे आपको माइक्रोचिप बनाना हो, सेमीकंडक्टर बनाना हो या और हाई एंड टेक्नोलॉजी बनानी हो, जहां ताइवान की बहुत प्रमुख भूमिका रहती है। इसीलिए यहाँ के लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो काम कर सके और सामान बना सके। और वैसे ही जो लोग या तो सेना में हैं या रिजर्विस्ट हैं, उनको सरहदों की सुरक्षा के लिए अगर बुलाया जाए, वहां जाने के लिए भी वो तत्पर है। हैरानी इस बात की भी कि रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त लोगों को घरों में रहने को कहा गया था। सायरन की आवाज से गूंज जाता था इलाका, लेकिन ताइवान में ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। लोगों को अलर्ट रहने को तो कहा गया है, लेकिन जब आप ताइवान की सड़कों पर निकलेंगे तो ना लोगों में डर दिख रहा है, ना खौफ नजर आ रहा है। बॉर्डर पर हो रही मिलिट्री ड्रिल को देखने का अलग सा क्रेज है। कई लोगों ने बताया कि वो फाइटर प्लेन देखना चाहते हैं, जंगी जहाज देखना चाहते हैं, मिसाइल देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये जो सब नुकीले यहाँ पर कीलों की तरह है, इनको ब्लॉक्स कहते हैं, हेजहॉग्स एक तरह से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 में 1949-50 में चीन की तरफ से एम्फीबियस शिप्स की लैंडिंग ना हो जाए, इसीलिए लगातार कोशिश होती थी कि यहाँ पर इस तरह की कीलें लगा दीजिए कि बड़ी संख्या में जहाज और सिपाही ना आ पाए और इनके बिल्कुल पीछे सिपाही बैठते थे। तो ये तो यहाँ पर केवल दिखाने के लिए उस समय का है, लेकिन तनाव इतना ज्यादा है कि इस पूरे द्वीप पे हर जगह सिपाही तैनात हैं। देखा जाए तो ताइवान का क्षेत्रफल भारत के केरल और हरियाणा से भी कम है, यानी ताइवान बेहद ही छोटा सा देश है।
लेकिन इसके बावजूद उसकी भौगोलिक स्थिति और आधुनिक तकनीक उसे खास से बहुत खास बना देती है, जिसकी वजह से ना तो चीन ताइवान को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना चाहता है और न ही अमेरिका उसे अपने प्रभाव से दूर करना चाहता है। ताइवान को लेकर अमेरिका इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? वो चीन की धमकियां भी सुन रहा है और चीन को धमकियां भी दे रहा है, लेकिन क्यों? क्या युद्ध की स्थिति में अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा? क्या ताइवान की ओर से अमेरिका लड़ेगा? और इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो कौन सा देश किसके साथ रहेगा? रूस यूक्रेन जंग से दुनिया पहले ही दो धड़ों में बटी हुई थी और अब चीन ताइवान के रिश्तों ने फिर से दुनिया को बांट दिया है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 7 महीने हो गए और इसके ताप को पूरी दुनिया महसूस कर रही है। इसीलिए पूरी दुनिया में एक दहशत है कि अगर चाइना और अमेरिका के बीच वॉर का एक और फ्रंट खुल गया तो क्या होगा। लंबे समय से चीन का ताइवान और अमेरिका से गतिरोध चल रहा था, लेकिन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद युद्ध की आशंका बढ़ गई। दोनों देश एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और धमकी के बीच दुनिया के दूसरे देशों के सामने ये सवाल है, अगर युद्ध होता है तो कौन किसके साथ जाएगा। एक तरफ ताकतवर चीन है तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका। हालांकि अभी युद्ध का आगाज नहीं हुआ है, लेकिन ये तय होने लगा है कि कौन किसके साथ खड़ा रहेगा, कौन किसकी आवाज बनेगा। रूस ने सबसे पहले चीन का समर्थन किया है और इसकी उम्मीद भी थी। अमेरिका और नेटो के दखल की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अब भी वो अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन पुतिन झुकने को तैयार नहीं हुए। इसके अलावा यूक्रेन से युद्ध पर जब दुनिया के लगभग अधिकतर देश रूस के खिलाफ थे तो चीन ने उसका समर्थन किया था। ऐसे में रूस इस दोस्ती का कर्ज जरूर उतारना चाहेगा और उसे इसी बहाने अमेरिका को घेरने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में रूस का अमेरिका के खिलाफ जाना लाजमी है, लेकिन सवाल है कि ताइवान के साथ कौन खड़ा है। ताइवान के साथ अब तक खुले तौर पर अमेरिका ही खड़ा नजर आ रहा है। मई में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा भी था कि अगर ताइवान पर चीन का हमला होता है तो अमेरिका उसकी सैन्य रूप से मदद करेगा। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी ताइवान के समर्थन में है। खबर है कि नवंबर में ब्रिटिश सांसद ताइवान का दौरा कर सकते हैं। दूसरी ओर जर्मनी ने भी ताइवान के साथ का ऐलान करते हुए ये साफ कर दिया कि ताइवान अकेला नहीं है। जापान के सांसद भी कुछ दिनों में ताइवान पहुंचने वाले हैं। दक्षिण कोरिया के अलावा दुनिया के 14 छोटे छोटे देशों ने भी उसे आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है। हालांकि इन छोटे देशों का क्षेत्रफल दिल्ली से भी कम है। चीन को समर्थन देने वाले अब कई देश हो गए हैं। रूस के बाद पाकिस्तान है, उसने भी काफी सोच समझकर ये चाल चली है। चीन उसका काफी समय से दोस्त रहा है और अब भी दोनों के बीच दोस्ती है। ऐसे में वो चीन के खिलाफ नहीं जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान पर चीन का काफी कर्ज है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसे इससे निकलने के लिए चीनी फंड की जरूरत है। इसके अलावा जो माहौल बन रहा है उसमें अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया भी चीन की तरफ खड़े हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन की तरह चीन और ताइवान के मामले में दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। कुछ देशों ने चीन का खुलकर समर्थन किया है, वहीं ताइवान के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। इशारा बिल्कुल साफ है कि अगर चीन कोई भी चालबाजी करने की कोशिश करता है तो ना तो अमेरिका चुप बैठेगा और ना ही उसके सहयोगी।